नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए रहमान सर का जो आपके एसआई का जो भी आपका टेस्ट आपका शुरू हुआ है, इसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सेट का आपका हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक क्वेश्चन को लगाइए और देखिए कि आप 1 से लेकर के 100 तक में आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का कल से आपका एक आपका न्यू आपका सीरीज आपका शुरू होगा, क्योंकि कल ही आपका लॉन्च होगा और कल से ही आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा बिहार एसआई के लिए, तो उसके लिए भी आप सभी लोग रेडी रहेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार को लिया गया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल आपका 368 के अंतर्गत आपको दिया गया है। और चाइना से दोस्तों कुछ भी नहीं लिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अनवरत योजना कहा जा रहा है कि लागू कब किया गया। देखिए जो आपका रोलिंग प्लान है, जिसे हम लोग कहते हैं अनवरत योजना, कहा जा रहा है कि कब लागू किया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 1978-80 में आपका किया गया है, तो भी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, आरबीआई। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय नीति आयोग को जो है आपका लागू करता है। भारत में राजकोषीय नीति आयोग कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, आपका वित्त मंत्रालय करता है। 1 से लेकर के आप 100 क्वेश्चन तक आप लगाइए, और जो भी छात्र है इसमें से आप जो है 60 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है 65 प्लस, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किस किन छात्रों का 60 प्लस इसमें जो है स्कोर आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक कौन है। भारत के विदेशी विनिमय कहा जा रहा है कि विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब किया गया है, तो 1935 में किया गया है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया है, तो ये आपका 1949 में आपका किया गया है। अच्छा ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके ध्यान रखेंगे, ये आपके मुंबई के अंतर्गत है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन करता है। क्वेश्चन हमारा, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन कहा जा रहा है कि विनियमन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सेबी करता है। ध्यान रखिएगा, ये कौन करता है दोस्तों, आपका सेबी करता है, जिसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे ये आपका दोस्तों मुंबई के अंतर्गत है। व्यापार की जो सबसे बड़ी संस्था आपका है, यानी कि किसी वस्तु को विनिमय करने का, आदान प्रदान करने का, ये आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में बैंकिंग विनिमय कहा जा रहा है कि विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये दोस्तों आपका जो पारित हुआ है कब हुआ है बताइए। तो हमारा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ है, डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकिंग कहा जा रहा है कि विनियमन कहा जा रहा है कि जो आपका विनियम जो है विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 को, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर कहा जा रहा है कि आपका आधारित है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष आपका प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से आपका 31 आपका मार्च तक आपका प्रारंभ होता है, यानी 1 मंथ का आपका रहता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर जिसे मार्च क्लोजिंग भी कहा जाता है। तो चलिए अगला को दिया गया स्टेटमेंट आपका, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन एवं कहा जा रहा है कि प्रकाशन करता है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाइएगा और अच्छे से लगाइए, आप बेहतर परफॉर्मेंस इसमें आप करिए, यानी कि आपको 65 प्लस आपको इसमें आपको स्कोर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि कान में तेल डालकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको पर पूछा रहे। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित होकर बैठना, यानी कि आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है।
सभी को आप पहले पढ़िए। कहा जा रहा है कि मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि का, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि जो है इट इज़ द, कहा जा रहा है कि ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश, कहा जा रहा है कि कम्युनल हार्मनी। तो इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर होगा एग्जैक्ट, ये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मेंटेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है आपका हाफ वे डैश द, कहा जा रहा है कि टू टाउन्स देयर वाज ए, कहा जा रहा है कि माउंटेन विच हैड टू, कहा जा रहा है कि टू बी क्लोज्ड। इसके लिए बताइए आप सभी लोग प्रीपोजिशन आपका क्या होगा। तो देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिटवीन, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका दोस्तों दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका किया जाता है 21 मार्च को, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि OPCW का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग में है, जो आपका नीदरलैंड की कैपिटल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तेलंगाना की दिवस कब मनाया जाता है। देखिए तेलंगाना जो बना है ये भारत का 29वां राज्य के रूप में आपका गठन किया गया है और तेलंगाना की स्थापना कब किया गया है, तो 2014 में किया गया है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है और इसमें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वाधिक धान एवं गेहूं कहा जा रहा है कि रोहतास में होता है, तो बिल्कुल हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण करता है, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है, ये भी दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से हमारा तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है कि बिहार की महिला साक्षरता कहा जा रहा है कि जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। देखिए बिहार के अंतर्गत महिला का जो साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 51.5% है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कहा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, तो ये आपके 51.5% है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व है ये आपका बिहार का है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना कहा जा रहा है कि किस अनुसूची में उल्लेखित है। दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ये आपका दोस्तों 124 आर्टिकल में आपका वर्णन किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का। जबकि अगर बात करेंगे राज्यों में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है इसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 214 के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो ऑप्शन आपका पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जैसा कि आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो आपका जो है धुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया है, ठीक है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि जो है धुंगन समिति ने महिलाओं का जर की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया है, तो ये पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपका जो है करेक्ट दिया गया है। और दूसरा कहा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अपना कहा जा रहा है कि प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है, कहा जा रहा है कि सत्य कथन का पहचान करें, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन केवल यहाँ पर आपका बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, 2 से 3 सेकंड का आपको समय लेना है सभी क्वेश्चंस में और आपको दोस्तों अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है। जबकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों का संख्या कितना होता है, तो ये आपका दोस्तों आपका 30 होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, गृह मंत्री। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कजर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो आपका पर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का चर्चा कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका 329 के अंतर्गत आपको किया गया है। 1275 पोस्ट का ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पर बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका दोस्तों किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम सही कौन सा है? ये आपको पर बताना है। देखिए वरीयता क्रम आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा आएगा ये आपका यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा राष्ट्रपति, पुनः आपका उपराष्ट्रपति आएगा, फिर आपका प्रधानमंत्री और पुनः आपका राज्यपाल आ जाएगा। तो इसको आपको माइंड में सेट रखना है। कहा जा रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम सही कौन सा है? तो सबसे आपका जो फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका राष्ट्रपति आएगा, फिर आपका उपराष्ट्रपति आएगा, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका राज्यपाल आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए। कहा जा रहा है कि सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में आपका किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिया गया? राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिया गया है? तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट क्लास से इसको जो है माइनस किया जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 के फर्स्ट के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति किया जाता है आर्टिकल 164 के तहत यह आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति होता है यह आर्टिकल आपका 155 के तहत आपका किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैंने इसको कवर कराया। अब देखिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का जो उल्लेख है ये आपको पूछा है कि कहाँ पर है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 167 में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए आंसर लगाइए। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए दोस्तों जो विचार कीजिए वाला क्वेश्चन आपका है ये एक क्वेश्चन देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तक आपका पूछा जाता है एसआई के अंतर्गत, जो आपके कूट से आपका रिलेटेड होता है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि विधानसभा का सदस्य कहा जा रहा है कि बनाने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 ईयर्स है। तो आपको बताना है सही है क्या? ये आपका दोस्तों गलत है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपका 30 ईयर्स आपका निर्धारित किया गया है। तो पहला गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय परिषद का प्रमुख होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि केंद्रीय परिषद का कहा जा रहा है कि प्रमुख होता है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कहा जा रहा है कि करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? देखिए अविश्वास के तहत क्या होता है कि प्रधानमंत्री को पद से हटाए जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो है 50% इसमें आपका अप्रूवल चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? तो 50% ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है? चलिए बताइए भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है, ये आपको पर पूछा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मनीषा पाड़ी बनी है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी बनी है। बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शैलेश पाठक है। ध्यान रखिएगा फिक्की के जो है पूछा है कि महासचिव कौन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है।
दोस्तों कहा जा रहा है कि ई सार्स ऐप किसने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ई सार्स ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, ये आपको ऊपर बताना है। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ई सार्स ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जेडर्स कहा जा रहा है कि साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है। जेडर्ट कहा जा रहा है कि जेडर्ट कहा जा रहा है कि साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य बोला जा रहा है कि आपका संपन्न हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और आपका जो है ये आपका यूएई के बीच हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। बताइए आप सभी लोग कि जो आपका 43वां आपका आसियान शिखर सम्मेलन है 2023, इसका आयोजन दोस्तों आपके कहाँ पर किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता में। कहाँ पर किया गया है, जकार्ता में, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी जो नियुक्त किया गया है ये आपके मसूद पेजोशियान को किया गया। ध्यान रखिएगा आपका जो है मसूद पेजेशिकियान को किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में आपका बेंजामिन जो है आपका नेतान्याहू है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका किया गया है मेघना जो है आपका मेघना जो है आपका अहलवात को किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ULLAS कहा जा रहा है कि ऐप किसने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपका लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ULLAS ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में कहा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका 31.2% है नगरीय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में 2001 से 2011 के साक्षरता दर में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, 8.2% बढ़ोतरी आपको देखने को मिला है। 2011 जनगणना को आपको अच्छे तरीक़ा से कवर करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सिंपल सा आपको मेल करना है। यहाँ पर आपको कूट देखना चाहिए तभी आप यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कूट आपको सामने दिया गया है, फिर आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले आप कूट को देखिए बेहतर तरीका से, उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग जो है इसका आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर आपको कूट दिया गया है, अब इसका आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि आप दोस्तों देख पाएंगे कहा जा रहा है कि सर्वाधिक कहा जा रहा है कि नगरीकृत राज्य कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक देखिए नगरीकृत अगर राज्य की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक नगरीकृत अगर राज्य की बात करेंगे, यहाँ पर शायद से ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आ जाएगा ये आपका दोस्तों आपका आ जाएगा गोवा, ठीक है। तो पहला जो आपका चला जाएगा ये आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 4 के साथ आपका चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए पहला आपका 4 के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, देखिए पहला आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। सर्वाधिक जो आपका नगरीकृत आपका राज्य ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पर हो जाएगा गोवा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि अधिकतम घनत्व वाली आपको दिया गया है, तो ये आपका अधिकतम घनत्व वाला आपका हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में, चलिए यहाँ पर देखिए आपको डी यहाँ पर आपको आगे दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको इरिटेशन हो सकता है। डी कहा जा रहा है कि न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 4, 3, 1, 2 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाइए इसका, थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है।
थारू जनजाति का जो दोस्तों आपका निवास स्थान है जो पाई जाती है ये आपके तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जापान को लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक कहा जा रहा है कि महत्व है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जापान को लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व का है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है, यह आपका मार्गा गांव आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है तो ये आपका दोस्तों करता है जिब्राल्टर जल संधि। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। बताइए झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया, कहा जा रहा है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि दोस्तों जो लाल मिट्टी होता है इसे सर्वग्राही मिट्टी के रूप में आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान कहा जा रहा है कि हेतु प्रमुख है। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा कहा जा रहा है कि ऊर्जा प्रदान या उत्पादन हेतु प्रमुख है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही कहा जा रहा है कि जोड़ा कौन सा है, ये आपको पर पूछा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे लिंगानुपात का, तो देखिए 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है ये आपका 900 आपका 43 है, जबकि शिशु लिंगानुपात दोस्तों आप देखेंगे तो ये हमारा आपका 900 आपका 19 है। इसको मैंने डिस्कस कराया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया कहा जा रहा है कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदान को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा पंपास, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा सेलवास, उसके बाद आ जाएगा आपका लानोस, उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों आपका कैंपोस। तो इस प्रकार से आपका देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि सोनोरन मरुस्थल आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहे। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एवं मैक्सिको, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जा रहा है कि मरुद देश कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि स्थल मरुद देश कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईसा में किया था। शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईसा में किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है आपका तोलक, कहा जा रहा है कि तोलकधियम ग्रंथ किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि तोलकधियम ग्रंथ आपका कहा जा रहा है कि किससे संबंधित है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, व्याकरण एवं काव्य से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है, सिंपल सा आपको यहाँ पर मैच करना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चेयर, देखिए जो आपका चेयर आपका संबंधित आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सेन गुट जो है आपका गुट्टवन के साथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए पाला आपका पाला के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका चोल दिया गया है, तो ये आपका जो है कार्यकाल के साथ आपका संबंधित हो जाएगा।
और पुनः यहाँ पर आपको दिया गया है पांड्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए पांड्य जो आपका है ये आपका जो है नेंडू आपका जेलियन के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जेलियन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और यहाँ पर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1, 2 आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो है मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित में लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था। लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था ये आपका 4th सदी में हुआ था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि जो है आपका मेहरौली यानी कि दिल्ली के अंतर्गत कहा जा रहा है कि लौह स्तंभ का जो निर्माण है ये आपको पूछा रहा है कि कब हुआ था। ये आपके 4th सदी में हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वंश का जो है आपका शासक था, या मोहम्मद गोरी किस वंश का था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों आपका कान से वंश आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि सुमेलित करिए। ठीक है, चलिए आंसर लगाइए इसका। आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका दोस्तों संबंधित हो जाएगा आपका राजस्थान से। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है चैतन्य महाप्रभु दिया गया, ये आपका बंगाल से आपका संबंधित है। मीराबाई जो दोस्तों आपका है ये भी आपका राजस्थान से आपका संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करेंगे नामदेव का तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका 1, 2 और आपका 3 और आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला में ही हमारा दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है आपका 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खान। ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा। 13वीं सदी में सेना का बोला जा रहा है कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली का पहला कहा जा रहा है कि तुगलक सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आपका गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये आपका दोस्तों किताब उल हिंद को कहा जाता है। एक करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे कुछ क्वेश्चन आपको। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद को। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैत शासन नीति को जो समाप्त किया गया था ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही कहा जा रहा है कि काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपका देखिए रॉबर्ट आपका क्लाइव हैगा पहले नंबर पे। दूसरे पर अगर देखेंगे तो आपका जो है ये आपका वेल्सी जो है वेल्सी स्टार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, वेल्सिस आपका टार्ट आपका हो जाएगा, वेल स्टार्ट आपका आ जाएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा कर्टियर। ठीक है, उसके बाद आपका जो आ जाएगा कर्टियर आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका वारेन हेस्टिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला देखिए आपका 1 आएगा, फिर आपका यहाँ पर 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। देखिए किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका को निकाला, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा किसने कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा केशव चंद्र सेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अतिवादियों व उदारवादियों के कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि जो है पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कहा जा रहा है कि शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपको पर बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि जो है अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कहा जा रहा है कि शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था।
जबकि दोस्तों इसका जो विरोध किया था लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था, ये दोस्तों आपका कब किया था? तो ये आपका किया गया था 1911 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 ईसा का कहा जा रहा है कि टेनेंसी एक्ट, या कहा जा रहा है कि जो आपका काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर गलत है। अगला दिया गया है कि लाल डलहौजी स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये अगर आपने थ्योरी का क्लास किया होगा, बिल्कुल आप इसको कवर किए होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र टेस्ट लगाना चाहते हैं डेली बेसिस पर, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी खान सर और आपका कंप्लीटली आपका रामान सर का। अभी देखिए रिसेंटली आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का आपका चल रहा है, जो कंप्लीटली आप देखेंगे तो आपका 3000 का आपका कोर्स है, और जो आपका 999 का जो आपका खान सर का कोर्स है A to Z आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र आपको 99 में। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर नोट डाउन करना है, इंक्वायरी लेना है आपको कंप्लीटली आपको, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप डेली बेसिस पर आप टेस्ट लगा पाएंगे। ओवरऑल इसमें आपको सभी क्लास नोट्स आपको अवेलेबल आपको करा दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपका न्यू एडिशन आपका बुक है या फिर आपका जो भी आपका ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट आपका चलता है, जो अभी आप कवर कर पा रहे हैं, ये आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका कल से जो है ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज आपका न्यू वाला आपका प्रोवाइड आपका किया जा रहा है, ये आपका शुरू आपका होगा। इसके पहले जो भी आपको दिया गया उसको भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपका A to Z आपको 99 में प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, जिसमें कि थ्योरी का क्लास भी आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप थ्योरी के बाद किसी भी आप क्वेश्चन पेपर को अगर उठाएं तो लगभग क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो संघीय संरचना जो प्रस्तुत किया गया है किस अधिनियम में? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे, ये करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये दोस्तों आपका 1942 में आपको दिया गया था, और उस समय पूछा रहा कि गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन आपका लिथगो। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन आपका लिथगो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:2 कहा जा रहा है कि 13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा? ये आपको बार पूछा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप सभी लोगों को जैसे आता है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका टोटल आपको दिया गया 48,000, कितना दिया गया? 48,000। ये देखिए आपका दोस्तों टोटल है, और जो बांटा जा रहा है 11 अनुपात आपका 13 में आपका बांटा जा रहा है। इन दोनों का आप योग निकाल लीजिए, योग का तुलना योग से कर दीजिए, जो निकालना है उससे आपको गुना करना है। तो 13 और यहाँ पर आपका 11 को अगर ऐड कीजिएगा ये आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है आदित्य का हिस्सा क्या है, जबकि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अनिल और आदित्य का हिस्सा क्रमशः दिया गया, तो आदित्य का हिस्सा यहाँ पर आपका इसका मतलब 13 है। 13 से इसको गुना कीजिएगा, इसको काटने के बाद आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 26,000 आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 25 पर पावर 25 को 26 से कहा जा रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? सिंपल सा इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसके पावर में शेषफल 1 बचेगा, तो शेष आपका 25 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अगला कहा जा रहा है कि 3 मित्रों की आयु का माध्य दिया गया। ठीक है, अच्छा 3 मित्रों की माध्य जो दिया गया आपका दिया गया है 22, और कहा जा रहा है कि यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य आपको 24 हो तो कहा जा रहा है कि चौथे मित्र की आयु क्या होगा? तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया 4 मित्रों का कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 24 दिया गया, 4 गुना 24 कर लीजिए, और माइनस आपका 3 मित्रों का कितना दिया गया 22, तो 3 गुना आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। इसको देखिए यहाँ पर आपका गुना करके इसको माइनस कर लेना है, तो आपका यहाँ पर चौथा का निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आएगा, तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक कुर्सी के विक्रय पर कहा जा रहा है कि 10% और कहा जा रहा है कि 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का पूछा है कि मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको अंतर कितना का दिया गया है, आपको 27 का दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपको अंतर कितना का दिया गया है 4 का। अब देखिए क्या पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से आप गुना करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा, और इसको दोस्तों आप गुना कीजिएगा 25 गुना 27, तो ये आपके 675 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपको रीजनिंग दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होगी और मुझे बताना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके जो आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, तो इसको यहाँ से आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, जो बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, कहा जा रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम से बल की कहा जा रहा है कि प्रकृति ज्ञात होता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कहा जा रहा है कि लगता है, कहा जा रहा है कि इसमें दिशा एवं परिणाम दोनों होता है, तो हमारा भी यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रात्यस्ता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। बिल्कुल आपके छूटने नहीं चाहिए और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किन किन छात्रों का 60+ इसमें आपका स्कोर आपका आया है। ऑप्शन आपका सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कहा जा रहा है कि कौन सा निम्न में से प्रभावित होता है। जब कहा जा रहा है प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में एंटर करता है तब कहा जा रहा है कि कौन सा प्रभावित होगा, तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों तरंगे दैर्घ्य एवं आपका वेग प्रभावित होगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए जर्मेनियम अर्धचालक के अंतर्गत आएगा, सिलिकॉन दोस्तों आपके अर्धचालक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है आर्सेनिक आपके अर्धचालक के अंतर्गत आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फेराडे का नियम किससे संबंधित है। फेराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर कहा जा रहा है कि किसकी कहा जा रहा है कि भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण से होता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि आइसोटोन क्या है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, आइसोटोन क्या है, तो देखिए आपका समान संख्या में न्यूट्रॉन जिसमें आपका होता है इसे हम लोग आइसोटोन कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। चलिए आंसर करिए, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CHCl3, जिसे हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक की दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे पायरिन भी कहा जाता है और इसका प्रयोग आग बुझाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। हीलियम दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, रेडोन है, ये सभी आपके क्या है, तो आपका ओकिरी गैस है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है आपका जहर कहा जा रहा है कि जहर हित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपका गलत पढ़ दिया है मैंने, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी क्रोमियम। जंग रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि कठोर बनाने के लिए आपके कार्बन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि सुमेलित करिए। जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने दिया गया है, फटाफट इसका आप सभी लोग आंसर लगाइए, कूट आपके सामने दिख रहा है। आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि नीला थोता। देखिए जो नीला थोता कहा जाता है ये आपके दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे नीला थोता किसे कहा जाता है, तो ये आपके दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि हरा कशिश, ये आपका दोस्तों फेरस सल्फेट को कहा जाता है, और दिया गया यहाँ पर आपका चिली सॉल्ट पीटर, तो ये आपका कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, और यहाँ पर आपको दिया गया है केलोमल, केलोमल जो कहा जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड को कहा जाता है। तो इसका क्या स्क्रीनशॉट लेंगे और जो भी यहाँ पर आपका कूट आ रहा है आप सभी लोग इसको मैच करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, आंसर लगाइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है, तो गुणसूत्र में दोस्तों आपका होता है डीएनए और आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल कहा जा रहा है कि विकसित अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि अम्ल विकसित अंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि एक अम्ल जो है विकसित अंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो है आपका एकार्टा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर एकार्टा हो जाएगा। शरीर का विशालतम कहा जा रहा है कि धमनी कौन सा है, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार मुख्य रूप से आपके आयोडीन का स्रोत होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि जापानी कहा जा रहा है कि एन जो है एनसेफेलाइटिस का क्या कारण है, जापानी एनसेफेलाइटिस का क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण है आपका विषाणु, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है, बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु में, ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं बिहार दरोगा स्पेशल के लिए, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और अगर किसी का भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर आपको फुल कोर्स आपको चाहिए, आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और फुल टेस्ट जो भी छात्रों को चाहिए फटाफट आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, जिसका कंप्लीटली आपका 99 आपको फी पेमेंट करना है। इसी के अंतर्गत आपका 3rd एडिशन आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है, गुरु रहमान का बुक है, इसके अलावा खान जीएस रिसर्च सेंटर का बुक है, इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट मिलेगा। ओवरऑल आपको अपडेटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपका क्राउन पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन है, एडुटेरिया का करंट अफेयर, एसपीडी का करंट अफेयर, ए टू जेड आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ